नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट वॉरियर के हमारे गेस्ट है अखिल भारतीय जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय सचिव और इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सम्मानीय श्री अशोक जी जायसवाल। अशोक जी जायसवाल जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में। आपको हमने बाल्यकाल से देखा है, यूँ कहे कि आपको उस युवावस्था में भी देखा है जब आप राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हुआ करते थे और खूब बड़े आंदोलन किया करते थे इंदौर शहर में। लेकिन आप इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं तो व्यक्ति के बारे में हर उस छोटी बात को, हर उस संस्मरण को सुनना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अशोक जायसवाल जी को तो खूब जानते हैं लेकिन उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं कम पहचान पाते हैं। आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई है, माता पिता की ओर से कैसे संस्कार मिले हैं, आखिर आप जैसी शख्सियतें जो इंदौर की नगरी, माँ अहिल्या की नगरी से खूब प्रेम करती है, शहर को खूब आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है और कहीं ना कहीं इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने पूरे उम्र भर, यूँ कहे कि युवावस्था भर खूब संघर्ष किया, शहर आगे बढ़े, शहर का विकास हो, इस दिशा में भी आप लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते सुने गए। पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहना चाहेंगे? वरिष्ठ पत्रकार माननीय श्री बालकृष्ण मुले जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए थैंक यू, धन्यवाद देता हूँ जी। इंदौर शहर माँ अहिल्या की पावन नगरी का शहर है। बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर जिस प्रकार माँ अहिल्या माता ने हमेशा न्याय बिल्कुल जनता के साथ किया है, जी। शिव भक्त माँ अहिल्या की पावन नगरी में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए जी। ये कहना चाहता हूँ कि यदि आदमी जी। परिश्रम करता है तो उसको उसका फल अवश्य मिलता है। बिल्कुल। ये जरूर है कि कभी कभी कम मिलता है पर मिलता अवश्य है। किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिलता है, पर मिलता अवश्य। बिल्कुल, ये बात तो सही कही आपने अशोक जी की, जिस तरह से माँ अहिल्या की नगरी में जो भी व्यक्ति आता है उसको यश तो खूब मिलता है, किसी को खूब धन मिलता है तो किसी को खूब पद और प्रतिष्ठा भी मिलती है। ये बात मैंने खुद से अनुभव की है। माँ अहिल्या की नगरी किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मनुष्य की झोली को कभी खाली नहीं रखती। अशोक जी, आपने भी शहर में बहुत कुछ पाया है, किस तरह का आपका बचपन रहा हुआ है, किस तरह आपने जीवन की शुरुआत की है, माता पिता क्या करते थे, क्या करते हैं, कुछ बताना चाहेंगे? हमारा परिवार बहुत ही संगठित जी। और एक दूसरे को प्यार करता था। जी। हम बहुत ही छोटी सी बस्ती में रहते थे। जी। और वहाँ पर से जब अपने जीवन का संघर्ष किया है, जी। वो एक बहुत बड़ी बात रहती है। जी। क्योंकि जो आदमी गरीबी से उठकर जी। और संघर्ष करता है तो उसमें एक अलग ही क्षमता विकसित होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने बचपन से सरकारी स्कूलों में अध्ययन किया। जी। वहीं से अपनी जीवन की बागडोर शुरू हुई है। जी। पूरे जीवन में हमने बचपन से ही व्यापार किया है। जी। और छोटी छोटी दुकानें, पान की दुकान, होटल, चक्की, आटा चक्की, इस प्रकार से कड़े सारे परिश्रम वाले कार्य किए। कार्य हमने परिश्रम वाले ही किए और बहुत संघर्ष में वो आगे बढ़े। बिल्कुल सही कहा। सरकारी स्कूलों में पढ़ने के बाद आदमी वैसे भी बहुत कम लोग रहते हैं जी। जो आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि पहले आदमी को बड़े बड़े षड्यंत्रों का शिकार होना पड़ता है और उसी आधार पर ये देश भी चल रहा है। जी। 8वीं तक हमने अंग्रेजी का हमें कोई ज्ञान नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अनिवार्य नहीं थी इंग्लिश। बिल्कुल। इसलिए हम लोग इंग्लिश को एक बहुत हवा समझते थे और इंग्लिश के कारण हमारा जो विकास होना चाहिए और जो हमारे बारे में लोगों की मानसिकता बनना चाहिए, बिल्कुल ऐसी मानसिकता हिंदुस्तान में बनी हुई है जी। कि यदि किसी को इंग्लिश आती है बिल्कुल तो बोले बहुत विद्वान आदमी है। जी। जी। मैंने एक बार देखा था कि एक
भीमनगर की बस्ती में हम झंडा वंदन करने गए थे, जी तो वहाँ पर एक आदमी जो था वो इंग्लिश में भाषण दे रहा था। जी, मजदूर था और इंग्लिश में बात कर रहा था। बिल्कुल सही कहा। तो हमने बोला तुम इंग्लिश कैसे जानते हो? तो बोले मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, लातूर में भूकंप बहुत आया था, जी। तो उसमें फिर मैं इंदौर आ गया शिफ्ट। जी तो वो वहाँ पर उस माहौल में इंग्लिश बोलता था, जी, इस कारण उसको इंग्लिश आती थी, जबकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। बिल्कुल सही कहा। वहाँ की भाषा ही इंग्लिश होगी, और कहीं ना कहीं जब इंग्लिश जिस व्यक्ति को आती है, कहीं ना कहीं लगातार लोग उसके प्रति जो सम्मान का भाव है बढ़ा से देते हैं। हाँ। आपकी स्कूलिंग के बाद में कॉलेज का शिक्षण हुआ किसी तरह का आपका? हाँ, मैंने स्कूल के बाद वैष्णव कॉमर्स कॉलेज में भी मैंने 1 वर्ष तक अध्ययन किया। गुजराती कॉलेज में मैं 6 वर्षों तक मैंने अध्ययन किया। जी, वहाँ से मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री M.Com हायर सेकेंड क्लास में प्राप्त की। बहुत शानदार। हायर सेकेंडरी में भी मुझे स्कॉलरशिप मिली है, नेशनल लोन स्कॉलरशिप के नाम से। मेरे को 650 रुपये उस जमाने प्रति में वर्ष 650 मिलते थे। बहुत बड़ी बात है। तो अच्छा जीवन बीता है, जी, संघर्ष जरूर हुआ, बिल्कुल। लेकिन उपलब्धियां भी खूब रही। जी और पूरे शहर में हमने सैकड़ों आंदोलन किए और जनता को काफ़ी राहत दी है। जी, जनता के हित में आंदोलन किए, चाहे वो तालाबों का गहरीकरण से लगाकर बहुत सारे आंदोलन, शमशान घाट का हो, सुदामा नगर के विकास का हो, जी, बड़े बड़े आंदोलन हमने किए और उसमें हमें सफलता भी मिली। मजदूरों के लिए भी आंदोलन किए जी, और मजदूरों को मिनिमम वेजेस दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए। जी, और तब कलेक्टर मनोज श्रीवास्तव जी ने बहुत मदद की थी। जी। एडिशनल SP भास्कर दीवान साहब थे, जी, वो भी हमारी बहुत मदद करते थे और गरीबों के प्रति एक अलग भाव था। बिल्कुल सही कहा। और हर गरीब जो है, यूँ कहे कि पश्चिम क्षेत्र की यदि कांग्रेस की राजनीति की बात आती है तो सबसे ऊर्जावान व्यक्तित्व के रूप में अशोक जायसवाल जी का नाम आता था। अशोक जायसवाल जी यूथ कांग्रेस के शहर अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। किस तरह राजनीति के सफ़र की आपकी शुरुआत हुई थी? वो कौन से व्यक्तित्व थे जिनसे आप प्रभावित होकर राजनीति में आए? क्या आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी था? राजनीतिक बैकग्राउंड तो हमारा परिवार का विशेष रूप से रहा नहीं, लेकिन बड़े ब्रदर डॉक्टर रतन जायसवाल वो बहुत सीनियर लीडर थे और वो ये राजनीति करते थे। हम भी उनके पीछे पीछे लग गए ओके, राजनीति में, जी, और धीरे 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 पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय हो गया। जी, जी, तुलसी सिलावट जी आज भी उपचुनाव में जैसे सक्रिय हैं, जी, भाजपा की ओर से और कांग्रेस की ओर से प्रेमचंद गुड्डू, जी, दोनों ही नेताओं ने मुझे युवक कांग्रेस में महत्वपूर्ण पद दिए जी, और मैं उनके सानिध्य में काम किया। जी, मानक अग्रवाल जी भी हमारे आदर्श रहे हैं बिल्कुल। और हम बड़े वरिष्ठ नेता प्रकाश चंद्र सेठी जी के ज़माने से राजनीति करते आ रहे। खास युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैं मनोनीत हुआ था। जी, प्रेमचंद गुड्डू जी ने मुझे और बिट्टा जी ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। जी, हमने युवक कांग्रेस के माध्यम से भी बहुत आंदोलन किए बिल्कुल। देखे इस शहर ने आपके आंदोलन, खूब यादगार आंदोलन है। और ये ज़रूर सही बात है कि मेरा युवक कांग्रेस का कार्यकाल बहुत छोटा सा था जी, और उस छोटे से कार्यकाल में भी मैंने बहुत आंदोलन किए, सक्रियता दर्ज कराई। एक अच्छी युवक कांग्रेस की उपस्थिति दर्ज कराई। जी, शहर कांग्रेस में भी मैं सचिव, महामंत्री और उपाध्यक्ष के पद पर वर्षों तक रहा जी, और प्रमोद टंडन जी के नेतृत्व में भी बहुत कार्य किए हैं। जी, वास्तविकता यही है कि पूरा जीवन जी, हमने राजनीति में समर्पित किया। भाग्य की बात राजनीति में लागू होती है, ऐसा मुझे महसूस होता बिल्कुल है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हमारा क्षेत्र चूँकि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के लोगों से ज़्यादा प्रभावित है बिल्कुल सही कहा। और हम कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें इस क्षेत्र में जनता की सेवा करने का जो सत्ता के माध्यम से जो अवसर मिलता है वो हमें नहीं मिल पाया। जी, और कभी मुझे अवसर मिलता तो मेरी बहुत क्षमता थी, बिल्कुल सही कहा। उसका उपयोग
होता, लेकिन दुर्भाग्य से वो मैं जनता की सेवा उतनी नहीं कर पाया जितनी सत्ता के माध्यम से होती है। बिल्कुल सही कहा। 3 बार हमने नगर निगम का भी चुनाव लड़ा जी 2 बार फ्री फॉर ऑल हुआ था 94 में और 99 में। जी 6 7 कांग्रेसी चुनाव मैदान में यहाँ पर चुनाव में थे जी और 6-7 प्रत्याशी एक वार्ड में हर चुनाव में मैंने देखा। तो जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनसे भी ज़्यादा मुझे वोट मिले और सेकंड नंबर पे पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी और दूसरे नंबर पे मेरा जनता ने अपार प्यार दिया प्रेम दिया और विजय नहीं हो पाए लेकिन विजय के करीब करीब पहुंच गए थे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि होता राजनीति में यही है कि 1% भाग्य साथ देता है और वह कहीं ना कहीं वही भाग्य साथ नहीं रहा। बाकी तो आपका कृतित्व, आपकी सक्रियता महिला की नगरी ने खूब करीब से देखी हुई है। आपको 4 दशक से अधिक समय हो गया एक राजनीतिक विचारधारा के साथ काम करते हुए। हमने देखा है कि आपके प्रादेशिक नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय नेताओं से भी काफ़ी अच्छे, मधुर और सशक्त रिलेशन रहे हैं। किस तरह आज उनको याद करते हैं आप, उन रिलेशनों को, क्योंकि आप एक अतिरिक्त एनर्जी के साथ में राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुआ करते थे? हाँ, हम हमारे राष्ट्रीय नेताओं में दिग्विजय सिंह जी से भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं जी और अजीत जोगी जी से भी संबंध रहे हैं। सभी का प्यार हमें मिलता था और हम सभी की बातों का पालन करते हुए आगे बढ़े। जी सभी ने हमें प्यार सहयोग दिया है जी और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जी वास्तविकता यही है कि कांग्रेस में गांधी परिवार जैसा ईमानदार व्यक्तित्व तो कोई मिल ही नहीं सकता है। जी गांधी परिवार इतना ईमानदार जी और देश प्रेमी परिवार है, राजनीति में मुझे इससे बड़ा कोई अन्य कोई भी परिवार या व्यक्तित्व नज़र नहीं आता जो राष्ट्रभक्त हो। बिल्कुल सही कहा। पूरा परिवार, गांधी परिवार देश के प्रति समर्पित रहा है जी और अपने प्राणों की आहुति देकर भी इन्होंने देश की रक्षा की है। जी देश हमेशा इनका ऋणी रहेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आज आमने सामने है, कांग्रेस भले ही वर्तमान में भी कमज़ोर है जी और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, जी तो उसका बहुत सारे कारण हैं बिल्कुल सही कहा। कि भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन की क्षमता बहुत है, बिल्कुल सही। कांग्रेस की संगठन क्षमता बहुत कमज़ोर है। जी मैं समझता हूँ कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कांग्रेस की संगठन क्षमता 10% है बिल्कुल और भारतीय जनता पार्टी की संगठन क्षमता 90%। बिल्कुल तो संगठन के दम पे भारतीय जनता पार्टी दिन रात तरक्की करती जा रही है और कांग्रेस का जो संगठन है जी वो बहुत कमज़ोर है। जी राहुल गांधी जी से भी मेरी मोहन खेड़ा में रूबरू बात हुई थी। जी राहुल गांधी भी बहुत सरल जी और उदार व्यक्तित्व के धनी हैं। जी मैंने देखा था कि वो सेबोटेज करने वाले या जिनका निलंबन कभी हो जाता है जी कांग्रेस से, जी उनके बारे में उनका ये था कि बहुत नरम रुख है जी और बोल रहे थे एक बार कि 6 साल का जो इनका निष्कासन होता है वो ज़्यादा तो नहीं है। बिल्कुल तो इसका ये अर्थ निकलता है कि राहुल गांधी जी संगठन के लोगों से प्यार करते हैं, कांग्रेसियों से प्यार करते हैं, उनको अलग करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और 6 साल की दूरी वो ज़्यादा मानते थे, जबकि हमारा तो मत ये था, हमने जब बोला था कि 6 साल नहीं और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए ताकि कोई कांग्रेस के खिलाफ या कांग्रेस के अनुशासनहीनता को रोका जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन राहुल गांधी जी बहुत ही नरम और ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। जी बहुत ईमानदार व्यक्तित्व है, जी उनको मैं नमन करता हूँ। और आज कांग्रेस की जो स्थिति है जी वो वर्तमान में सांप्रदायिकता के कारण कांग्रेस की छवि ऐसा बताया गया है कि मुस्लिम के पक्ष में रहती है, जबकि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव के आधार पर आगे बढ़ रही है और वो उसका मूल मंत्र भी है। बिल्कुल सही कहा। आप एक राजनीतिक विचारधारा के साथ साथ एक चिंतक के बतौर भी मुझे महसूस हो रहे हैं। जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास जो राजनीतिक क्षेत्र का अनुभव है, आपके वरिष्ठ से वरिष्ठ लीडर चाहे नरसिम्हा राव जी हो, बाकी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सोनिया जी हो, उनके करीब जाने का भी आपको मौका मिला है।
कैसा लगता है इतने बड़े लीडरों के बीच जाना, उनके विचारों को सुनना, और फिर ज़मीन पे जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जैसे बेबाक छवि के जो लोग हैं, बेदाग छवि के लोग हैं, बेबाकी के साथ अपनी कमजोरी भी बताते, अपने संगठन की कमजोरी बताते, इसको एक बार फिर सहेजने की, इसकी स्थिति अच्छी सुदृढ़ हो, इस तरह से आगे बढ़े कांग्रेस, किस तरह का चिंतन रखना चाहेंगे? कांग्रेस में जो गांधी परिवार सर्वमान्य है, जी और गांधी परिवार की जो संगठन क्षमता है जी वो भी काफ़ी अच्छी है, जी लेकिन पूरा देश को कंट्रोल करना 1, 2, 4 व्यक्तियों के बस की बात। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। गांधी परिवार आज 50 वर्षों तक जी जो देश पे राज करता है, तो उसका मूल कारण ये है कि पहले कांग्रेस ही कांग्रेस थी। जब अंग्रेजों से जब आज़ादी के लिए लड़े थे, जी तब विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं थी, और एक ही दल होता था कांग्रेस। जी तो गली गली, गांव गांव, घर घर में कांग्रेस हर व्यक्ति कांग्रेसी था। बिल्कुल सही कहा। तो कांग्रेस में पहले जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी का बन गया है जी। कि जिसको भी टिकट मिलता है वो जीत जाता है, ऐसे ही कांग्रेस का भी जलवा था बिल्कुल सही कहा आपने। कि कांग्रेस से जिसको टिकट मिल गया वो करीब करीब चुनाव जीत जाता था। बिल्कुल सही कहा, इसलिए सिंबल। तो इसलिए ना तो कभी संगठन की ज्यादा आवश्यकता पड़ी, जी और ना गांधी परिवार भी संगठन पे ध्यान दे पाया। बिल्कुल सही कहा। बहुत सरलता से सत्ता मिलती चली गई, तो उसका महत्व कहीं ना कहीं आवश्यकता भी नहीं पड़ी, और संगठन में सख्ती करने की भी आवश्यकता नहीं। बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में क्या है कि संगठन ही सर्वोपरि है, जी वहाँ पर व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, संगठन का महत्व है। जी और कांग्रेस में उल्टा है। बिल्कुल जस्ट उल्टा है। तो इसलिए अब कांग्रेस जो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, जी कभी कांग्रेस का भी ऐसा ही जलवा था जैसे आज भारतीय जनता। बिल्कुल सही कहा। यूँ कहे कि एक पलटे जैसा पूरा के पूरा हमारे राष्ट्र में राजनीतिक माहौल देखा जा रहा है। एक समय कांग्रेस ही कांग्रेस थी, एक समय कांग्रेस के झंडे लगाने वालों की बहुतायत थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी के झंडे डंडे लगाने वालों की बहुतायत देखी जाती। आपका एक आर्थिक चिंतन भी मैंने देखा, इंटरव्यू से पहले जब चर्चा हुई तो आपने एक आर्थिक चिंतन मेरे सामने रखा। आखिर कितना पढ़ पाते हैं अर्थव्यवस्था को लेकर, देश के हालात को लेकर भी काफ़ी आप चिंतन करते हैं। साथ ही ये चिंतन भी करते कि आखिर हमारा देश जो है आज़ादी के 70 सालों के बाद भी आखिर उस वर्ग को उसके अधिकार, उसको मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिली। आप क्या सोचते, इस विचार को लेकर आपने एक चिंतन कर रखा है, क्या कहेंगे? हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में खराब हो गई है जी, ये बहुत ही गंभीर है। जी, और आज हम पहले साम्यवादी सोच की कांग्रेस की विचारधारा थी, जी, सभी वर्गों को साथ में ले जाने की व्यवस्था रहती। रूस हमारा समर्थक, हम रूस के समर्थक होते थे। जी, आज वर्तमान में हम पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, जी, और हम अमेरिका के पक्ष में चले गए। बिल्कुल सही कहा। तो पूंजीवाद और समाजवाद ये दोनों अलग अलग व्यवस्था हैं। जी, साथ साथ नहीं हो सकते। आज हमारे देश में व्यापार को लेके जो कड़े कानून बनते जा रहे हैं, जी, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को छीण कर रहे हैं। जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज व्यापार करना बहुत कठिन हो गया है। जीएसटी के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं, जिससे कि व्यापार बहुत कठिन होता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मैंने 2-3 बार उनके भाषणों में सुना है जी, कि देश के 4% लोग ही इनकम टैक्स देते हैं। जी, तो मेरा माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जी, उनसे ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब देश के 4% लोग ही इनकम टैक्स दे रहे हैं, जी, तो 96% इनकम टैक्स नहीं देते हैं, तो ऐसे इनकम टैक्स या ऐसे कानून की आवश्यकता भी नहीं है। जी, व्यापार को फ्री कर देना चाहिए। जी, आप उसमें टैक्स जो है, टैक्स के कारण उसकी इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज हो गई कि आदमी व्यापार नहीं कर पा रहा है। टैक्स की गतिविधि में लगा रहता है, टैक्स की उसमें लगा रहता है, और बिल्कुल सही कहा। कोई भी व्यापार करने के पहले उसको ये व्यवस्था करना पड़ती है कि मेरे को पैसा कैसे शो करना है। बिल्कुल सही कहा।
तो हमारे देश में छोटे से देशों को हम देखते हैं, दुबई वगैरह जो हमारे इंदौर और उज्जैन की सीमा को मिला दो तो दुबई हो जाता है जी। आज वो पूरी दुनिया में तरक्की कर रहा है क्योंकि वहाँ फ्री ट्रेड है। बिल्कुल सही। वहाँ पर फ्री पोर्ट बना रखा है, कोई भी आओ कोई भी ले जाओ, कोई भी आपका टैक्स जो बनता है वो देने को तैयार है आदमी जी। लेकिन हिसाब देने के लिए बहुत कठिनाई होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी को अब इनकम टैक्स के बारे में विचार करके इसको समाप्त कर देना चाहिए ताकि फ्री ट्रेड जिस दिन हो जाएगा देश में, जी, जी। 130 करोड़ का देश और इतना बड़ा देश, इसमें जब व्यापार करने की स्वतंत्रता हो गई जी। तो ये समझ लो कि हिंदुस्तान की सरकार मालामाल हो जाएगी और जो व्यापार करने के लिए आदमी फ्री दिमाग से जब काम करेगा जी। उसको कोई ये कानूनी डर नहीं रहेगा कि मेरा पैसा कोई दंड हो जाएगा, उसका कोई खा जाएगा या सरकार कोई। तो मेरा तो अनुरोध है कि मोदी जी को अब इनकम टैक्स के बारे में सोचना चाहिए कि इनकम टैक्स खत्म होना चाहिए क्योंकि आज कारण ये है कि शासन और प्रशासन की गलत नीतियों के कारण आदमी का व्यवहार बदल गया है और एक दूसरे पर भरोसा टूट गया। पहले लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन हो जाते थे और भरोसा रहता था कि अपने पैसे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। लेकिन चूंकि क्या हुआ कि पूरा ट्रेड बिगड़ गया है, शासन और प्रशासन दोनों लेन देन, पैसा देने वाले को सूदखोर बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि ये गलत है, जबकि व्यापार करने के लिए अगर पैसा उपलब्ध हो जाएगा तो ही तो व्यापार बढ़ेगा, तभी तो व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा। आपका एक और विश्लेषण आपने किया हुआ है कि अगर 70 सालों के भीतर भी मूलभूत जरूरत का सामान आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा, आखिर क्यों? सच बात ये है कि हमारे देश में हम आत्मनिर्भर तो खाद्यान्न में हो गए, सभी चीज़ों में हम करीब करीब आत्मनिर्भर हो गए और हम निर्यात की स्थिति में भी आ गए जी। लेकिन क्या है कि ये सारी व्यवस्थाओं पर जो कब्जा है जी। वो सब व्यवस्थाओं पे माफियाओं का कब्जा है, पूंजीवाद ताकतों का। शिक्षा पे माफियाओं का कब्जा है जी। वो सरकार में शामिल लोग ही उस व्यवस्था में शामिल हो गए। बिल्कुल। इसलिए ना तो कड़े कानून बन पाते हैं क्योंकि वो उन नेताओं के स्वार्थ, उन शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सारे क्षेत्र आप देख लो उठा के, सारे क्षेत्रों में गठजोड़ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। स्पष्ट रूप से गठजोड़ है और नेताओं का और अधिकारियों का सबका मेलजोल गठजोड़ इतना मजबूत हो गया है कि वो जनता के हित में कोई भी ज्यादा प्रोग्राम नहीं बना पाते। बिल्कुल सही कहा अशोक जी। वाकई जब एक दौर था जब मैं आपके करीब बहुत ज्यादा हुआ करता था और उस समय आप यूथ कांग्रेस की राजनीति किया करते थे, दिल्ली भोपाल के लगातार दौरे होते थे, बड़े बड़े लीडर से मिलते थे, लेकिन उस समय और आज 42 साल जब आपके राजनीतिक क्षेत्र में कार्य हो गए, कहीं ना कहीं आपके भीतर जो स्थिर भाव में देख रहा हूँ, गंभीरता आपको उम्र के साथ पूरी तरह से जकड़ चुकी है, आप एक चिंतक के बतौर बातें कर रहे हैं, साथ ही आने वाली पीढ़ी को दिशा और मार्गदर्शन देने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपका एक सामाजिक अस्तित्व भी है, सरोकार रखते हैं आप, अखिल भारतीय जायसवाल महासभा के राष्ट्रीय सचिव जैसे आपके पास एक बड़ा दायित्व है। किस तरह के काम होते हैं सामाजिक स्तर पर? समाज में हम सभी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर जायसवाल जी, उनके साथ हम काम करते हैं जी। और सामूहिक विवाह, परिचय सम्मेलन, गरीबों को मदद करना जी, इस प्रकार के जो सामाजिक कार्य हैं वो भी हम हमारी महासभा के माध्यम से चलाए जाते हैं जी। और समाज के गरीब लोगों के लिए भी हम जो उचित होता है उतना सहयोग करते हैं जी। समाज को संगठित करने में लगे रहते हैं जी। समाज हमारा बहुत ही सक्षम है, आज बहुत अच्छी स्थिति में आ गया और कहीं ना कहीं उसके पीछे आप जैसे सशक्त जो मार्गदर्शक है, जो लगातार सक्रियता से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसी का एक परिणाम है कि एक समय गर्दिश काल में रहने वाला जायसवाल का चूड़ी समाज जो है आज कहीं ना कहीं अपनी अमिट छाप हर जगह छोड़ता दिखाई देता है। आपके द्वारा धार्मिक आयोजन भी काफ़ी कराए जाते हैं, देखा जाता है कई वर्षों बरस से देखा जाए कि आप आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से तो काफ़ी स्ट्रांग है ही, लेकिन धार्मिक आयोजन कराकर भी अपनी एक अमिट पहचान बना चुके हैं। किस तरह के आयोजन आपने प्रारंभिक काल से स्टार्ट किए और कौन कौन से कार्यक्रम आज भी निरंतरता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं? हम हिंदू विचारधारा के और भगवान जो सनातन धर्म है जी, उसमें अपनी आस्था रखते हैं और हमारे आराध्य देव
सभी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हमारे पूजनीय देवता हैं, हमारे आराध्य हैं। जी हमारा मऊनाका स्थित श्री जगतेश्वर महादेव मंदिर है जी चिंता मुक्त शनि महाराज जी का मंदिर है, जी सत्यवीर हनुमान जी मंदिर है जी और एक काल भैरव महाराज जी। 4 मंदिर वहाँ पर मऊनाका चौराहे पर संचालित हो रहे हैं, जी जहाँ पर प्रतिदिन जी पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है। हर सोमवार को वहाँ पर अभिषेक जी और श्रृंगार जी और फूलों का बढ़िया भव्य श्रृंगार होता है। जी इस महाशिवरात्रि पर लाखों लोग वहाँ पर दर्शन करते हैं और प्रसादी पाते हैं। बड़ा विशाल भंडारा होता है। जी मैं पूरे इस सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन में मैंने ये अनुभव किया है जी कि सत्य जो होता है जी वो कठिन तो बहुत है, जी। उसकी डगर पे कटीले तार तो बहुत हैं, उसमें परेशानियां तो आती है, जी पर अंतिम रूप से भगवान विजय तो सत्य की ही होती है। बिल्कुल सही कहा, ये सच बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे बातें करने में काफ़ी आनंद आ रहा है मुझे। कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक सोच आपके भीतर से उभर कर आ रही है और वो मुझे लगातार प्रभावित भी कर रही है। आपकी व्यक्तिगत पारिवारिक रूप से कुछ चर्चा करना चाहेंगे। किस तरह परिवार में सारे लोगों ने आपको प्रारंभिक काल से सपोर्ट किया है, मदद की है कि आप इतना सारा आपका वैभव फैला सके, आप अलग विभिन्न आयामों को पूरी तरह से उन क्षेत्रों में कार्य कर सके, समाज को जो आपसे मिला है, जो समाज से आपने लिया है वो समाज को लौटा सके। परिवार के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह परिवार में बच्चे किस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अब अपने आप किए गए कार्य, अपने जो कठिन डगर से आप होकर यहाँ तक पहुँचे, एक मुकाम पाया आपने, वाकई आप संतुष्ट हैं पारिवारिक स्थिति जो ईश्वर ने आपको दिया है वो सब देखकर? हम 7 भाइयों का संयुक्त परिवार जी था और बहुत ही मजबूती के साथ सब भाई एक दूसरे को प्यार करते थे, सब एक दूसरे को सहयोग करते थे। जी जी और यही कारण है कि आज पूरे परिवार की जो तरक्की हुई है वो एक सामूहिक शक्ति थी। जी माँ बाप जो होते हैं वो हमारे सबसे आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं बिल्कुल सही कहा। और उनका आशीर्वाद हमें सतत मिलता रहे, जी यही हम कामना करते हैं। सभी का प्यार पूरे परिवार का एक दूसरे को बना हुआ है जी और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यही प्यार हमेशा बना रहे, जी वो सब एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। जी यही कामना हम भगवान परमपिता परमेश्वर से करते हैं। बेहद सकारात्मक सोच के धनी है अशोक जी आप। खेलों से किस तरह से जुड़े रहे बचपन से? कौन सा वो खेल खेलते थे जो आपको हमेशा अपनी ज़िंदगी में इतने एक लंबे सफ़र के भीतर एक एनर्जी देते रहे? क्या कहेंगे? दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं अध्ययन करा हूँ। जी वहाँ पर मैं कबड्डी जी और वॉलीबॉल दोनों खेल खेलता था क्या बात है। और क्रिकेट। जी और जब मौका मिलता था, जब मैं जिस क्षेत्र में भी गया वहाँ पर मैंने अच्छा कार्य किया। मैं 100% कबड्डी का भी मैं बिल्कुल सही। कप्तान रहा दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में। जी जी गुजराती कॉलेज की टीम में भी मैं कबड्डी में रहा और आखिरी तक कप्तान रहा। बहुत शानदार। और क्रिकेट भी मैं खेलता था और बहुत सारे खेलों के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, पर क्रिकेट में मेरा विशेष अंतिम रूप से जुड़ाव था। जी और क्रिकेट मैंने गुजराती कॉलेज की टीम के साथ, वैष्णव कॉमर्स कॉलेज की टीम के साथ भी मैं खेलिए। क्रिकेट खेल चुका हूँ। जी तो क्रिकेट से मेरा विशेष जुड़ाव रहा। कहीं ना कहीं खेलों की बात हुई तो अशोक जी आपके चेहरे पे एक अलग तरह की मुस्कुराहट दिखी गई। बाकी खेलों से अत्यधिक प्रेम रहा आपके जीवन में आपको, क्योंकि आपको हमने काम करते देखा राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, काफ़ी ईमानदारी से, यूँ कहे कि बढ़ चढ़कर पूरी जीवटता के साथ आपने जिस क्षेत्र में भी कदम रखा 100% कदम रखा। और ये कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो खेल से जुड़ा हो। आपने हमसे चर्चा की द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर, यानी कि एक योद्धा के रूप में अपना जीवन जिया और अंततः एक सारगर्भित इंटरव्यू के दौरान वो सारी बातें भी बता दी जिससे आपका एक आदर्श व्यक्तित्व झलकता है। आप दीर्घायु रहे, इसी तरह आगे बढ़ते रहे, पूरे परिवार को संगठित रहे, पूरे शहर को, देवी अहिल्या माँ की नगरी को इसी तरह अपना मार्गदर्शन देता रहे, क्योंकि आपने जो चिंतन किया है लगातार, यूँ कहे कि
4 दशक से भी अधिक समय हो गया जब शहर की नव खेलों की दुनिया से जुड़े रहने की वजह से ही आपने पूरी जिंदगी भर पूरी एनर्जी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, हर आयाम में पूरी शिद्दत से अपनी अमिट छाप बनाई। आप इसी तरह दीर्घायु बने रहें, समाज को मार्गदर्शन करते रहे, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, नवाचार करने वालों को मार्गदर्शन करते रहें, क्योंकि अब वो समय जो है, जो आपने जिया है, जो शहर की नब्ज़ को आपने टटोला है, पहचाना है, मुझे लगता है कि अब नई पीढ़ी इस कार्य को नहीं कर पाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सभी लोगों का मार्गदर्शन करें, अपने पार्टी संगठन को भी आगे बढ़ाएं। आप इसी तरह दीर्घायु रहे, इसी तरह स्वस्थ रहे। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट वॉरियर में हिस्सा लिया, एक योद्धा की भांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, हृदय से आभार। नमस्कार। धन्यवाद।